नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। दिवाली के मौके पे हर बार की तरह हम बाजार के बड़े जानकारों से मुलाकात कराते हैं आपकी, और जानने की ये कोशिश होती है कि अब यहां से अगले दिवाली तक बाजार कहां जाएगा और कौन से शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में आपको कमाई करा सकते हैं। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से। गौरांग शाह जी हमारे साथ से मौजूद हैं। गौरांग जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सर, सबसे पहले तो दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय मार्केट आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है, क्या वो बरकरार रहेगी अगली दिवाली तक? क्या बाजार में कमाई का मौका बनेगा? बहुत बहुत धन्यवाद रजत आपका, बिस तक के मंच पर हमको को आमंत्रित करने के लिए। और उम्मीद रखता हूं कि नया साल दिवाली आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक हो। बाजार को लेकर के हाल ही में बहुत सारी कुछ चर्चाएं हो रही थी। खाड़ी में जिस तरीके से संकट उभरा, बाकी पड़ोसी देश इस जलते हुए कुएं में कूदना चाहते थे, कच्चे तेल के दाम ऊपर गए वगैरह वगैरह। 20,200 का सर्वोच्चम स्तर छुआ था। वहां से हमने कुछ दिनों पहले इस खबर को लेकर के, मेरे ख्याल से अगर मेरी याददाश्त सही है, तो 18,850 या 18,860 का एक निचला स्तर देखा। इसमें गोरों की बिकवाली भी थी, जिसे हम विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं। लेकिन सामने स्थानीय संस्थागत निवेशकों के पास बहुत मजबूत ताकत थी और वो झेल सके इस बिकवाली को। उम्मीद तो ये करते हैं, और अब से लेकर के अगले दिवाली तक कुछ बहुत ही अहम मुद्दे हमारे देश में हैं। मिसाल के तौर पर 5 राज्य के चुनाव, और दिसंबर के पहले हफ्ते में उनके नतीजे आएंगे चुनाव के। अगले साल एक बहुत बड़ा चुनाव, उसके भी नतीजे मेरे ख्याल से मई जून के आसपास आ जाएंगे चुनाव के। आकलन यही लगा रहे हैं कि अगर 15% रिटर्न, सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स निफ्टी की सूचकांक की, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही सही अनुमान होगा। इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप सही कंपनी और सही क्षेत्र में पैसे निवेश करते हैं, तो इससे कहीं अधिक आपको लाभ मिलने की गुंजाइश है। तो और दिक्कत यह है रजत के, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कब, किस समय पर, किस देश में, किस घटना, किस रूप में हो जाती है, इसका अनुमान या अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। होने के बाद ही हमें अपना रिएक्शन देना पड़ता है, प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थिति जैसे खाड़ी में भी मौजूद है, और 2.5 साल पहले यूक्रेन और रशिया में भी ये हुआ था। भूल गए हम, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको भी भूल जाएंगे, फिर कोई नई परिस्थिति आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य, और जब कभी भी रजत गिरते हुए बाजार में आपने अगर निवेश किया है लंबी अवधि के साथ अच्छी कंपनियों में, तो बाजार ने आपको सही मापदंड में आपको निवेश को सराहा है और आपको उतना ही बढ़िया मुनाफा दिया है। अगर महामारी के समय में अगर आपने निवेश किया होता, तो आपकी 2-2.5 गुना पूंजी तो अब हो ही जाती। तो आप कंपनी छोड़ दीजिए, आप सेंसेक्स निफ्टी में अगर खरीदारी करते। तो कहने का तात्पर्य है, ये सब होता रहेगा, लेकिन निवेश निरंतर करें, बशर्ते कि अच्छी और सक्षम कंपनी में करें। और गौरांग सर, इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि अगर डाउनफॉल आई भी, जैसे भी आपने इतने सारे कंसर्न्स बताए, और ये चुनावों से पहले का बाजार और चुनावों के बाद का बाजार, इससे आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो? एक तो मैक्सिमम डाउनसाइड कितने की देखने को मिल सकती है, ताकि अगर स्टैगर्ड वे में किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो धीरे धीरे करके, तो वो अपना पोर्टफोलियो बना सके। देखिए, पहले तो निवेश करने की हर एक नीति होती है, जैसे कहते हैं हम अनुशासन, निवेश का अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और हमारे यहाँ पर कई कई सारे निवेशक ऐसे होते हैं जिन्होंने ऐसी कंपनियों में पैसे लगा दिए जिनका ना हाथ होता है, ना पैर होता है, ना कोई बुनियाद होती है, और फिर उम्मीद रखते हैं कि 20, 25, 30% रिटर्न मिला। ऐसा नहीं होता रजत। निवेश भी एक कला है, इसको सीखना भी इतना ही जरूरी है जैसे आप अभ्यास करते हो। आपने स्कूलिंग की, कॉलेज की, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया होगा, कुछ स्पेशलाइज फील्ड में आपने और पढ़ाई की होगी वगैरह वगैरह, इसी तरीके का है। और अगर बाजार में पैसा बनाना, शेयर बाजार में पैसा बनाना इतना आसान होता, तो हमेशा मैं एक चीज कहता हूँ रजत रजत के, हमारे देश में गरीबी नाम की चीज ही नहीं होती। हमारे देश क्या, कहीं पे भी गरीबी नाम, सब लोग शेयर बाजार में सट्टा खेल लेते, लेकिन ऐसा नहीं। तो आप निवेश करते हैं तो इतना कीजिए कि पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पूंजी का, अगर आपके पास 100 रुपया है फर्ज कीजिए निवेश करने के लिए, तो 25वीं सदी यानी कि 25 रुपया इस स्तर पर लगाएं।
ये जो पूरे चुनाव की प्रक्रिया है और ये जो चिंता के वातावरण है, ये बाजार में आपको तो किश्तों में लगाए, धीरे धीरे करके बाजार गिरता है 3-4-5% तो दूसरा 25%, दूसरा 4-5% गिरता है तो दूसरा 25%। इस तरीके से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही संयुक्त सक्षम रूप में और बहुत ही अनुशासन के साथ आप निवेश करेंगे। गिरते हुए बाजार में एवरेजिंग भी करने की एक कला होती है रजत, वो भी आपको इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। शेयर में आपने पहले के भाव से जब तक 5-10% की गिरावट नहीं आती आप एवरेज मत करें, करते हैं तो आधी से कम क्वांटिटी करें, फिर गिरावट है तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप बहुत ही सुलझे हुए जानकार निवेशक बन जाएंगे। सर अगर सब चीजों को बाजार ने पचा लिया, 19,300 के लेवल पे अभी निफ्टी है, एक आंकड़ा देना चाहेंगे अगली दिवाली तक कहां तक पहुंच सकता है? अब देखिए, और आपने और एक प्रश्न पूछा था कि ये मैंने चुनाव का भी बात की थी, तो चुनाव राज्य स्तर के और खास करके अगले साल के निर्णायक तरीके से हो जाते हैं और फिर से एक मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई राजनीति विशेषज्ञ नहीं हूं रजत, लेकिन इतनी उम्मीद करता हूं कि फिर से सूझबूझ समझ के साथ हम और आप जो इस देश के नागरिक हैं जाकर के वोट करते हैं। अगर आपको कोई पार्टी पसंद नहीं आती है तो आप नोटा का इस्तेमाल करें, लेकिन जाके वोट करें, ये जरूरी है। लेकिन फिर से उसी सूझबूझ और समझ के साथ सरकार का गठन होता है और बहुमत मिल जाता है बिना किसी सहारे के, तो मेरे ख्याल से बाजार जो मैं आकलन लगा रहा हूं, मेरे ख्याल से 15 से 18% की बढ़त आप यहां से पकड़ लीजिए। सेंसेक्स निफ्टी की, मैं सूचकांक की बात कर रहा हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक आपको शायद थोड़ा बहुत ज्यादा अपने निवेश के ऊपर मुनाफा मिल सकता है, लेकिन जूझेगा बाजार रजत। घटनाक्रम ऐसे है स्थानीय रूप में कि बाजार जूझता रहेगा, उठापटक वॉलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं वो काफी हो सकती पैसा कमाना आसान तो नहीं होगा, बहुत चुनौतियां रहेंगी आने वाले समय के लिए। अर्निंग्स जिसकी बेहतर आएगी वो आउट परफॉर्म करेगा, तो सर अर्निंग्स ग्रोथ कहां पर बेहतर आएगी, किन सेक्टर्स में? है। वित्तीय क्षेत्र सबसे पहले तो, क्योंकि हम ये भी विचारधारा रख रहे हैं रजत के भारत, हमारा जो देश है वो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बने, और अगर हमें वो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ जाना है तो वित्तीय क्षेत्र का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा योगदान होगा। बिना नकदी के तो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन ही नहीं सकते। और नकदी कहां पर है? बैंक्स में है, सरकारी बैंक्स, निजी क्षेत्र की बैंक्स और एनबीएफसी में। एनबीएफसी में आप अलग अलग ग्रुप है सबके, डाइवर्सिफाइड फाइनेंस कंपनीज है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, स्मॉल फाइनेंस कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वित्तीय क्षेत्र सबसे अच्छा करेगा, ऑटो दूसरा है जो अच्छा करेगा, सीमेंट अच्छा करेगा। हमारा देश इतना बड़ा, इतनी बड़ी जनसंख्या, खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा, तो एफएमसीजी सेक्टर भी मेरे ख्याल से अच्छा करेगा। खाली एक ही है, इस बार अल नीनो के प्रकोप से मेघराज का आशीर्वाद इतना नहीं रहा जितना पहले सालों में था, 3-4 सालों में। उसके लिए थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा हमें, लेकिन ये सब है। आईटी मुझे लग रहा है एक कॉन्ट्राबैट है रजत, जो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आज के दौर में जब साइबर क्राइम्स इतने सब बढ़ रहे हैं और एआई को लेकर के इतनी चर्चा हो रही है, तो बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के तो ये सब हासिल नहीं हो पाएगा ना। तो फिर अगर सबसे पहले आपने फाइनेंशियल्स और बैंकिंग का जिक्र किया था, उसमें निजी क्षेत्र के बैंक्स चुने, सरकारी क्षेत्र के बैंक्स चुने, या फिर छोटे मझौले बैंक्स, कहां पर वैल्यू दिखाई देती है अभी? देखिए, छोटे मझौले में खास करके छोटी मझौली जो सरकारी बैंक है ना रजत, उसकी एक बहुत बड़ी दुविधा है। साल में 4 तिमाहियां होती है, 1-2 तिमाही इतने बेहतर आंकड़े आते हैं कि आप बात ही मत पूछिए, और फिर बाकी की जो 1 या 2 तिमाही है वो इतने बुरे आते हैं कि जो अच्छा था वो भी पिट जाता है। तो और ये जो आपने बात कही है कि कहाँ पर तो नजर दोनों जगह पर रखें। सरकारी बैंक्स में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और निजी क्षेत्र बैंक्स का जो रन रेट है परफॉर्मेंस की, वो तो काफी सालों से आउट परफॉर्मेंस हो रहा है। तो एक बैलेंस रखे आप, जैसे कि दिग्गजों में काफी सारे अच्छी निजी क्षेत्र की बैंक्स है, सरकारी बैंक्स में भी जो बड़ी दिग्गज या कुछ मझौली सक्षम मजबूत बैंक्स है जिनके नतीजे अच्छे आए हैं दूसरी तिमाही में, मैनेजमेंट ने टिप्पणियां अच्छी करी। तो एक मिक्स्ड बैग यानी कि संतुलन बना करके रखें, न कि एक तरफ आप अपना पलड़ा झुका करके रखें। सर 2023 में सबसे बेहतर प्रदर्शन करके गया वो है रियल एस्टेट सेक्टर। क्या ट्रिगर्स हैं इस सेक्टर में जो इतना दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और क्या ये परफॉर्मेंस आने वाले समय के लिए जारी रहेगी? तो पहले तो सबसे अच्छी बात हमारी देश में यह है कि पिछले 5 बारी जो क्रेडिट पॉलिसी हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी ने और गवर्नर साहब ने मॉनेटरी पॉलिसी समिति के जो रिकमेंडेशन दिए थे उस पर ब्याज दरें स्थिर रखी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है।
हमारा अनुमान तो ये भी कहता था रजत के शायद ब्याज दरों में कटौती शायद दिसंबर तक 2023 तक देखने मिले, लेकिन अब जिस तरीके से परिस्थिति है, हमारा अनुमान ये कहता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में शायद एक छोटी-मोटी कटौती शुरू होगी ब्याज दरों में आना। तो ब्याज दरें सीमित रहती है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा, क्योंकि आप और हम जैसे हाउसिंग लोन लेकर के घर खरीदते हैं, तो ब्याज दरें ऊपर चढ़ती है तो हमारा ईएमआईज़ ऊपर जाता है। ब्याज दरें स्थिर रहती है, कटौती होती है तो उसी तरीके से हमारा ईएमआई, और लोगों की घर खरीदने की क्षमता जो है वो अब बढ़ गई है। और ये अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, रेरा जो आया रियल एस्टेट सेक्टर में, उसमें बहुत बड़ा अनुशासन आया, वरना ये बहुत ही नोटोरियस सेक्टर माना जाता था, हाई बीटा सेक्टर आज के तारीख में भी है। और ये जो आजकल खास करके मुंबई जैसे शहरों में रिडेवलपमेंट की बातें हो रही है, क्लस्टर रिडेवलपमेंट की बातें हो रही है, बड़ी-बड़ी सोसाइटीज की रिडेवलपमेंट की, क्योंकि बम्बई एक ऐसा शहर है जहाँ पर जमीन मिलना मुश्किल है। तो ये सब एक बहुत सपोर्टिव कारण है। बाकी आप एनसीआर रीजन में भी देख लीजिए, जिस प्रकार से डीएलएफ जैसी कंपनी ने रिकॉर्ड स्तर पर 7-7 करोड़ के घर बेचे, ये भी अपने आप में एक इतिहास बनाया था। एंड सरकार कोशिश कर रही है परिवर्तन लाने के लिए, अच्छे के लिए। तो रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ से और भी अच्छा करेगा, क्योंकि रन रेट इतनी बेहतरीन हो रही है रजिस्ट्री की, और ब्याज दरें अगर स्थिर रही या कम हुई, तो रियल एस्टेट सेक्टर भी उतना ही अच्छा करेगा, और उसके साथ-साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी अच्छा करेंगी। सर मिड कैप से जुड़े जो इंडेक्स है वो भी रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गए थे 2023 में। ये ऊपरी स्तरों पे थोड़ा दबाव बन गया, कुछ चिंताएं पैदा हो गई। लेकिन क्या छोटे मझौले शेयर्स अभी आउट परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं, और जिनके पास म्यूचुअल फंड्स भी हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के, क्या वो भी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करें? देखिए, म्यूचुअल फंड में तो आपको निरंतर करना चाहिए, क्योंकि आप एसआईपी, ज्यादातर लोग एसआईपी के माध्यम से उतारा जाते हैं। 3, 4, 5 साल से ज्यादा का समय रखना चाहिए। अगर आप छोटी अवधि में परिवर्तन करते हैं कुछ चीजों को लेकर के, तो वो मेरे ख्याल से नासमझी होगी। तो उसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए आपको, जो आपकी समझ है, जो आपकी जोखिम झेलने की क्षमता है उस। लेकिन अगर आप सीधे-सीधे शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपको पहले तो स्मॉल कैप से बहुत ही बच करके चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी वैसी परिस्थिति है। देखिए, शेयर बाजार में शेयर के दाम क्या दर्शाते हैं, कंपनी के आमदनी कैसी, अर्निंग्स ट्रांसलेट इनटू शेयर प्राइस। अब यहाँ पर भी दिक्कत ये है कि कुछ एक तिमाही अच्छे आते हैं और बहुत सारे तिमाही निराश कर देते हैं। और शेयर के दाम छोटी, जो छोटी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, वो नतीजे आने से पहले इतने दौड़ जाते हैं कि फिर नतीजे खराब आते हैं तो उतने ही धड़ाम से गिरते हैं। तो वहां पर ध्यान रखना आपको। मझौले क्षेत्र में, मझौली सूचकांक में क्षेत्र के आधार पर, जैसे कि मिड कैप आईटी है, मिड कैप बैंक्स है, मिड कैप ऑटोज है, मिड कैप ऑटो एंसिलरी है, मिड कैप सीमेंट है, मिड कैप एफएमसीजी कंपनियां हैं, मिड कैप हेल्थ केयर हॉस्पिटल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। ये सब अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और अगर ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, तो दिग्गजों ने इतिहास बना करके रखा है। दिग्गजों को ही पसंद करें, जैसे कि लार्ज कैप कोई फंड हो गया, या फिर लार्ज कैप में जो निफ्टी 50 है, या जो भी है, टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज, वहां पर नजर बना करके रखें। सर ऐसे ही हम अगर इतिहास देखते हैं ना, तो उसके बाद माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि डिफेंस और रेलवे के स्टॉक्स एकदम से फोकस में हैं, और रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के पास भर भर के आ गए ये डिफेंस और रेलवे के स्टॉक। इन पे अभी भी कुछ वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, और देखिए है ये सरकारी मामला, तो कहीं पेज फंस ना जाए इलेक्शन से पहले, बस यही कंसर्न है। ऐसे ये फंसने वाली बात नहीं है। और ये जो बदलाव हो रहा है, डिफेंस में बदलाव 4 साल पहले शुरू हुआ था। आपको याद होगा, सरकार ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया डिफेंस एफडीआई खोला था। उसके फलस्वरूप हमने पिछले 1.5 साल में बहुत शानदार और परफॉर्मेंस देखा। और ये जो रन रेट है परफॉर्मेंस की, डिफेंस की, रेलवे सेक्टर की, या रेलवे शेयर्स की, या फिर पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, रजत, ये बहुत लंबे समय तक चलेगी। और दुविधा ये है, 75 से ज्यादा साल हो गए आजादी को मिलकर के, आज भी ऐसे कुछ गांव और कस्बे हैं जहां पर बिजली सिर्फ मुंह दिखाई के लिए आती है, और फिर ज्यादातर दिखाई नहीं देती है बिजली। तो ये परिस्थिति को सुधारने में समय लगेगा। और मैं मानता हूं कि रेलवे भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स, रेलवे कोचेज में जो लाइट कोचेस का अब इंट्रोडक्शन हो रहा है, उसको लेकर के बहुत बड़ा परिवर्तन। और काफी कुछ जगह अभी भी ऐसी है जहां पर रेल की पटरी है नहीं, जोड़ना चाहती है सरकार। तो बहुत काम होगा। तो डिफेंस भी चलेगा, रेलवेज भी चलेंगे, हमें तो लग रहा है पावर सेक्टर भी चलेगा, जहां पर पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ये भी चलेगी रजत। लेकिन नजरिया लंबी होती है। सर इस बार हुआ ही है कि
पिछले 2 साल में ना इंडेक्स में भी मेरे ख्याल से 7-8% की रिटर्न बैठे हैं, और जो लार्ज कैप कंपनियां हैं इन्होंने भी पैसा बना के दिया नहीं है। अगर पिछले 2 साल का इतिहास देख लो तो, अभी इतिहास नहीं 2 साल का अगर पीरियड देख लो तो अभी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनफैक्ट एसबीआई, कोटक, इन पे क्या करना चाहिए? निश्चिंत होकर के बने रहे। और मैं तो कहता हूँ ये नाम में से जो आपने नाम लिए हैं उसमें से कुछ नाम आज सुझाव के रूप में भी मैं देना चाहूंगा लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए। ऐसा है रजत, देखिए ये जो परिवर्तन हो रहा है कुछ कंपनियों की अगर आप बात करें तो ये जो भविष्य में कारोबार होगा उसके कारण इनके नतीजे बहुत सक्षम और मजबूत आएंगे। हाँ ठीक है, नहीं चले, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आपका निवेश इसमें से निकाल दीजिए? बिल्कुल नहीं। बने रहे, निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़े। अगर निचले स्तर पर आपको मिलता है पहले खरीद के भाव से 5, 10, 15% नीचे मिलता है तो और जोड़े। यही है बुनियाद, यही है स्तंभ शेयर बाजार के, जो आने वाले भविष्य में आपकी पूंजी को सकारात्मक रूप से वृद्धि करके दे। तो एक तरफ तो हम पॉल्यूशन की बात करते हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा है, और दूसरी तरफ ये ऑटो इंडेक्स ही लगातार नए लेवल्स छूता चला जा रहा है। उसमें आप प्रदर्शन देखो, एमएनएम का, टाटा मोटर्स का, ऊपर से जो ऑटो कंपनियां है, बजाज ऑटो कमाल कर गया 2023 में। ये ऑटोज क्या और दौड़ेंगे यहाँ से? आपने अगर गाड़ी खरीदनी है रजत, और अगर आप किसी स्पेशल सेगमेंट में कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की गाड़ी खरीदने जाएंगे तो क्या आपको ऑफ द शेल्फ मिल जाएगी? नहीं, आपको इंतजार बिल्कुल। करना पड़ेगा। वेट लिस्ट अभी भी है। और ईवी भी है सर, ईवी की भी स्टोरी अब डेवलप हो रही तो ईवी भी है, वही मैं बोल रहा हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। नितिन गडकरी जी जो बात कर रहे हैं अनुभवी हैं, वो जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये सब परिवर्तन है। ठीक है, आज कल दिल्ली में और बंबई में एक्यूआई की जो इंडेक्स है वो काफी लाल निशान पर चली गई है। सेहत पर असर पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ सिर्फ ऑटो के लिए नहीं है, बाकी कुछ और भी बड़े बड़े कारण हैं प्रदूषण को लेकर के, वहां पर रोक लगानी चाहिए। तो ऑटो सेक्टर पर इल्जाम लगाना मेरे ख्याल से जायज नहीं होगा। ऑटो सेक्टर पसंद तब भी आता था जब चिप और सेमीकंडक्टर की किल्लत थी, 5-5, 10-10% लुढ़क गए थे। तभी सभी ने बोला बेच दो बेच दो, हम बोला खरीदो भाई, ये कुछ दिक्कतें हैं कुछ समय के लिए, आज सुलझ गई, आज सभी बोल रहे हैं ऑटो खरीदो। माफ कीजिएगा, 300 रुपए पे किसी को टाटा मोटर नहीं खरीदना था, 650 पे सब बोल रहे खरीदो। अरे तो भाई हम गलत थे क्या? 300 रुपए की खरीद करवाई है, लोग अभी भी बेचक है, 2 गुना हो गया पैसा। यहाँ से लग रहा है तो कंपनी के आधार पर निवेश करें यहाँ पर भी, और ऑटो सेक्टर हमें पसंद आता है। है। लास्टली सर, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो और दिवाली का मौका है, तो कौन से शेयर्स हैं जो जियोजित के पसंदीदा शेयर्स हैं और जो अगली दिवाली तक आउट परफॉर्म कर सकते हैं? अगर आप एक सूची बता दें विद प्रॉपर डिस्क्लेमर्स, और ये नॉलेज पर्पस के लिए हम शेयर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, तो अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही निवेशकों से ये गुजारिश रहेगी कि वो इन्वेस्टमेंट करें और सिस्टमैटिकली करें तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियां होंगी जो गौरांग जी बताएंगे। तो गौरांग जी, ओवर टू यू। दिवाली पिक्स कौन सी हैं आपकी? तो 5 नाम चुने हैं, 5 स्तंभ कह सकते हैं आप शेयर बाजार के। और वो नाम बताने से पहले मैं भी कुछ कहना चाहूंगा आप सभी निवेशकों को और दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, कि शेयर बाजार में निवेश इतना ध्यान रखिए सभी जोखिम के आदि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय रूप में। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो ही शेयर बाजार में आएगी, अगर नहीं है तो आप अपना बैंक एफडी या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड डेट मार्केट में निवेश कीजिए और आनंद लीजिए उसका। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आपको कम जोखिम चाहिए तो कम रिटर्न मिलेगा, अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपके पास ज्यादा जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए। शेयर मार्केट सूझबूझ समझ के साथ करते हैं लंबी अवधि के लिए, तो शेयर बाजार ने कभी भी किसी भी निवेशक को निराश नहीं किया है, बशर्ते कि आपने ध्यान रख के निवेश किया हो। अब आते हैं इन 5 नामों पर। तो ये 5 नाम बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। इन 5 कंपनियों पर आप गौर करें, अभ्यास करें, समझ में आता है तब जाकर के निवेश करें। और निवेश जैसे मैंने कहा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा किस्तों में जाकर के निवेश कीजिए। तो पहले वित्तीय क्षेत्र एक्सिस बैंक, जिसके नतीजे काफी शानदार आए थे, काफी अच्छा लग रहा है, और पूरा ब्रह्मांड वित्तीय क्षेत्र का हमें तो अच्छा लगता है। दूसरा है भारत की मेरे ख्याल से 75 वर्ष से ज्यादा आजादी से पहले की भारत में स्थापित कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, कॉम्प्लेक्स टर्नकी प्रोजेक्ट, हाइड्रोकार्बन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप
बस नाम लीजिए और ये कंपनी वहां पर शामिल है। तो एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी। ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई हमारे भारत देश की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M। आपने एक कंपनी का जिक्र किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदारी की सूची में है। और एक तीसरी कंपनी जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से लगती है वो है एशियन पेंट्स। ये 5 कंपनी SIP कर लीजिए आने वाले 5 साल तक। बुरहान सर, बहुत शुक्रिया आपका समय बिस्तक को देने के लिए, और एक बार फिर से बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।